जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल बताए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में 14 और 15 मई को हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जीके का 25 क्वेश्चन, मैथ का 13 क्वेश्चन और साइंस का 12 क्वेश्चन। एक टोटल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। और आज सेम टू सेम हम लोग ऐसा ही पेपर को करने वाला है। जो बच्चे 50 क्वेश्चन में से सभी मैथ, साइंस, जीके मिलाकर 50 क्वेश्चन में से जो बच्चा 30 प्लस प्रश्नों को सही कर देगा, यकीनन मानो कि उस बच्चा का यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। आज का यह मॉक टेस्ट के रूप में आज का क्लास होने वाला है, तो सभी कोई जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आपका जवाब आना चाहिए कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है साथियों। या इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में पूछेगा कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्थित कहाँ में है? ओडिशा में, आप याद रखोगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? ओडिशा में। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आशा करते हैं आपका एक प्रश्न सही हो गया होगा। और कटअप की बात करें साथियों, तो आशा एक आप आंकड़ा लेकर चलो कि जो बच्चा 30 से ज्यादा प्रश्न सही कर देगा अपने एग्जाम में और यहाँ भी, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कटअप जाता है वो 30 से जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी आपके पेपर में आने वाला सवाल है, तो जवाब आना चाहिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, पहले आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा, उसके बाद जो हम बोलेंगे उससे मिलाइएगा, आपका गलत हो रहा या सही बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर यहीं पर पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बिल्कुल सही करते श्री राजगोपालाचारी। क्या सही करते? श्री राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर बहुत आप तेज बोलते हैं, इसलिए आज थोड़ा धीमे आवाज में आप सभी का क्लास रहेगा। ठीक है, देखते हैं इस पर रिस्पॉन्स कैसा आता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, आपका ज्यादातर जो सवाल बनता है साथियों, खेल, बंदरगाह, मुद्रा, राजधानी, देश राजधानी, या यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिएगा, खेल से संबंधित है, जो आपके पेपर में बनेगा। और एकदम न्यू प्रश्न है, तो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है साथियों, कवर करोगे। पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? साथियों आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि आज टेस्ट के रूप में होने वाला है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? आप बिल्कुल सही करोगे, अस्कुनर। किस खेल से संबंधित है? अस्कुनर या बिलियर्ड्स। ठीक है, आप याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, सही ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स या अस्कुनर से। और पूछेगा कि इन्होंने कई बार चैंपियनशिप भी जीता है, आप याद रखोगे। ठीक है, जैसे में यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं साथियों, जैसे में वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? कोई कोई बच्चे बता सकते हैं वाटर पोलो में कितने? क्योंकि ये पेपर में सवाल बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप बिल्कुल सही टिक करोगे, 7।
पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल सही करोगे 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है? उस खेल का नाम है रग्बी फुटबॉल। उस खेल का नाम क्या है? रग्बी फुटबॉल, याद रखोगे। और यहाँ से क्या सवाल बनेगा? डुरंड कप किससे संबंधित है? ये सारे सवाल बनते हैं साथियों, आप याद रखोगे। दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? ठीक है, आपके पेपर में आता है। आपका अगला नंबर सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा? आपका जवाब आना चाहिए विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऐसे ये सिंपल जवाब है, लेकिन आपके पेपर में सवाल बनेगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करेंगे, ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। और दुनिया का जो सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है, पूछेगा कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। और कई बार पूछा भी जा चुका है, आप याद रखोगे मरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है, आप याद रखोगे। सबसे बड़ा पूछे या सबसे गहरा पूछे, ये प्रशांत महासागर होता है। इसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है, देखिएगा। नौसेना दिवस से आपका पेपर में सवाल बनेगा साथियों, आप सभी का जवाब आना चाहिए। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ये नेवी से ही संबंधित प्रश्न है, तो आपके पेपर में आने का ज्यादा से ज्यादा चांस है, तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कवर करोगे। भारतीय नौसेना दिवस जो है साथियों, वो आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। अगर हम बात करें साथियों 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को आपका वायु सेना दिवस मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। सबसे ज्यादा आपको कौन याद रखना है? 4 दिसंबर वायुसेना दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अगर आपके पेपर में और भी सवाल इससे संबंधित बनता है, तो ये बनेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा साथियों, जो 14 और 15 मई के पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे में यहाँ पर कैपिटल यानी राजधानी से भी प्रश्न आपके पेपर में आया है। आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 14-15 मई तक हम आपको ऐसा क्लास करवा देंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप डेली क्लास करना चाहते हैं 14-15 मई तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लास का पता चले। और यह पहला आप सभी का एक मॉक टेस्ट के रूप में होने वाला है, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस वीडियो पर कम से कम 2-3 हजार व्यू चला जाता है, तो आप लोग का डेली हम ऐसा एक मॉक टेस्ट लाएंगे, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं सिलेक्टेड हूं, ठीक है ना। मैं इसका एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, आपको पहले बता दूं। तो मैं सारा अपना रणनीति बताऊंगा कि मैंने कैसे एग्जाम को क्रैक किया, क्या किया। देखिए, मैंने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं किया था, ज्यादा से ज्यादा हमने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पर दीजिए, और कितना प्रश्न 50 में से सही होता है, क्योंकि मैथ साइंस सभी का प्रश्न हम यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। तो आपका पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना है। चलिए, मिजोरम का राजधानी बताइएगा क्या है? मिजोरम का राजधानी क्या हो जाएगा? काफी सारे बच्चे का सही जवाब ईटानगर। सही ऑप्शन टिक करोगे, ईटानगर। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछेगा पूछेगा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ओहो, यहाँ पर 1 मिनट। जो ईटानगर है बाबू, ईटानगर है, यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा? आइजोल। थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, होता है कभी कभी दिक्कत, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी आइजोल, अरुणाचल का ईटानगर। और पूछेगा कोहिमा किसका है? कोई बच्चे बताएंगे कोहिमा किसका है? तो ये नागालैंड का है। कोहिमा किसका है? नागालैंड का, आप याद रखोगे। कोहिमा किसका है साथियों? नागालैंड का, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। ये तो राज्य राजधानी सिंपल है, तो ये ज्यादा नहीं पूछेगा। देश राजधानी को आपको याद करना है। जैसे में देश राजधानी से क्या याद करोगे? जापान का टोक्यो, बांग्लादेश का
ढाका, नेपाल का राजधानी थिम्पू, और ये ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा आप याद रखोगे, ठीक है ना? मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा देश राजधानी करवा दिया था, ठीक है? तो शिलांग कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का। कोहिमा नागालैंड का। आइजोल कहाँ का हो जाएगा साथियों? आइजल अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है भारत में। और मिजोरम की राजधानी ईटानगर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल, पुरस्कार अवार्ड से भी आपके पेपर में सवाल बनता है साथियों, आप यहाँ पर भी कवर करोगे। अर्जुन पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और आप लोग बताइए कि आप लोग का आवाज में कोई दिक्कत है या आवाज को और तेज किया जाए, क्योंकि पिछले वीडियो में आवाज मेरा तेज था। काफी सारे बच्चे बोले कि सर आवाज को थोड़ा धीमा कीजिए, ठीक है ना? तो चलिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट में दिया जाता है, याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। और इसका जो शुरुआत हुआ था, वह शुरुआत हुआ था 1961 में। इसका शुरुआत कब हुआ था? आपके पेपर में पूछेगा। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में। उसी प्रकार से भारत का जो सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, मतलब सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न। उनका शुरुआत हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देखिएगा, ये प्रसिद्ध फेमस बुक है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है? काम आईनी। कमायने पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन टिक कीजिएगा। कमायने पुस्तक के लेखक कौन है? आप बिल्कुल सही क्या करोगे साथियों? जयशंकर प्रसाद को। क्या सही करोगे? जयशंकर प्रसाद को। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आपका हो गया जयशंकर प्रसाद का रचना है कमायनी पुस्तक। कमायनी पुस्तक। आपका अगला नंबर सवाल नृत्य से है। कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप क्या सही करोगे? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे। कथकली जो है यह केरल का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का, आप याद रखोगे। तमिलनाडु का आपका क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे, ठीक है? भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश की बात करेगा तो कुचिपुड़ी, ठीक है? आंध्र प्रदेश की बात करोगे साथियों, कुचिपुड़ी आप याद रखोगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको ऐसा क्लास देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम को क्लियर होगा। सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे डेली आपका नेवी एमआर का क्लास होता है। डेली अटेम्प्ट कीजिए और अपना हाई स्कोर कीजिए, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर सारा आपका क्लियर हो गया कौन कहाँ का है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बिल्कुल सही टिक करेंगे। क्या ऑप्शन होगा? आपका जवाब बिल्कुल आना चाहिए। मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं? बुध को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो वो आपका जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, आप याद रखोगे। सबसे गर्म ग्रह शुक्र का सबसे गर्म ग्रह सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहन वेनस यानी शुक्र को। लाल या गुलाबी ग्रह मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका स्कोर बताते जाइएगा, कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है? सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? 11 नंबर का जवाब आना चाहिए। सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आपके पेपर में बनेगा। सार्क का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। और सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? तो भारत की। ढाका किसका है? तो बांग्लादेश का। इस्लामाबाद किसका राजधानी है? पटना का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू। इन्हें भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारतीय कोकिला किन्हें कहा जाता है? भारतीय कोकिला किन्हें कहा जाता है? आप याद रखोगे, सरोजिनी नायडू को। और सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला प्रधान क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर सभी महिलाओं के बारे में आप याद कर लोगे। ये भारत की पहली महिला
मुख्यमंत्री रह चुकी है, ये राज्यपाल रह चुकी है, ये आपका प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ठीक है, प्रतिभा पाटिल। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों जो आपके पेपर में बनेगा, मुद्रा से प्रश्न है, करेंसी से। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करोगे। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। क्या है? टका। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका। और भारत का रुपया या नेपाल का रुपया, अमेरिका का डॉलर और जापान का येन होता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या होता है? येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और भी मुद्रा का नाम आप याद कर लोगे जो आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चलो आपका अगला नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन टिक करोगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थित कहाँ में है? तो ये स्थित है असम में। ये किस राज्य में स्थित है? असम में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, सही ऑप्शन को टिक करोगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताओगे। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? सही ऑप्शन टिक होगा 1914। ऑप्शन क्या सही होगा? 1914। आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए। और यह जो युद्ध था 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। कार्यकाल पूछेगा तो 1914 से 1918। द्वितीय युद्ध की बात करेगा तो 1939 से 1945 चला था। आप याद रखोगे, कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चला था। आपका अगला नंबर है कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है, आपके पेपर में पूछेगा, 3,42,243 किलोमीटर। 3,42,243 किलोमीटर इस राज्य का क्षेत्रफल है। आप याद रखोगे। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सारे आने वाले सवाल हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, सही ऑप्शन को टिक करोगे। लास्ट में जैसे जैसे जाइएगा टफ लेवल का सवाल होते जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कई बार आपको करवा चुके हैं, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। महानदी। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आप बिल्कुल क्या सही करोगे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। सी ऑप्शन क्या करोगे? बिल्कुल सही टिक करोगे, ठीक है। गुरु नानक देव थे। इनका जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हैं। आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है जो आपके पेपर में सवाल बनेगा, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। आप याद रखोगे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम या करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत के वर्तमान नौसेना के प्रमुख कौन है? आप क्या सही करोगे? कौन सा ऑप्शन सही करोगे? आपको कई बार बता चुके हैं, बताइएगा। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। कौन है? दिनेश के त्रिपाठी है। आप याद रखोगे, ठीक है। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपका जवाब आना चाहिए कि आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आप बिल्कुल सही करोगे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। और याद रखिएगा, ठीक है ना। केकेआर ने 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार खिताब जीता था। आपका 23 नंबर सवाल है साथियों,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 24 नंबर सवाल देखिएगा। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? द्वितीय आंगला आंगला मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के कारण हुआ था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली और राजघाट की संधि हुआ था। लॉर्ड वेलेजली और कौन सा संधि हुआ था? राजघाट का संधि हुआ था। यह जो संधि हुआ था द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1803 में यह युद्ध हुआ था, आप याद रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल आ गया है, ये भी देखिएगा। ये भी ऐसा सवाल एक दो टफ लेवल का। देखिए, आपका जो पेपर होता है उसमें सिंपल भी सवाल रहता है, मॉडरेट भी रहता है और टफ लेवल। टफ इतना रहेगा कि वो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। एक दो ऐसे सवाल रहते हैं जो किसी भी बच्चे से नहीं बनते हैं और लास्ट में वही कहते हैं कि एक दो प्रश्न मेरा क्या हुआ था, छूट गया था। तो इतना टफ रहता है कि उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जैसे में ये वाला सवाल देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने पुर्तगाली गवर्नर अल्लू अलबुकर्क को भटकल में किला बनाने की अनुमति दिया था? ये थोड़ा सा देख सकते हैं, टेन टाइप का क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता है। आप बिल्कुल ऑप्शन सही क्या सही करोगे? कृष्णदेव राय को सही करोगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जीके का आपका प्रश्न क्लियर हुआ। यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने जीके को क्लियर किया। उसके बाद साइंस में चलते हैं, उसके बाद मैथ को भी देखेंगे। तो आपने कितना प्रश्न यहाँ पर जीके में सही किया, ये भी लास्ट में ये भी अभी यहाँ पर बता दीजिए ईमानदारी पूर्वक। जिन बच्चों का अगर जीके में 20 प्लस सही हुआ है उनका सिलेक्शन एक तरफ से पक्का है। ऐसे तो लास्ट में आप 30 प्लस प्रश्न सही कर पाते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल आपका साइंस का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले उसका जवाब कमेंट में बता दीजिएगा जीके का। सबसे पहले सिंपल सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग ऑप्शन क्या टिक करोगे? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब, कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है? जूल। आप याद रखोगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए ये सभी जरूरी है, याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, जवाब देना चाहिए, जवाब आना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए मीटर को। किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर को। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऊंचाई मापने के लिए हम लोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर फिर से एक बार सही ऑप्शन को टिक करोगे, एमीटर। और दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? सही ऑप्शन टिक करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? आपका सही राइट आंसर यकृत। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, ठीक है। चलिए, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस नहीं, सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका यकृत हो गया। या सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला नंबर सवाल आएगा साथियों, देखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ वाट? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? कमेंट में बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो बिल्कुल राइट आंसर दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का, ठीक है। चलिए, और कोई बच्चे बता सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश, वैक्यूम में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, एथिलीन या एसिटिलीन।
किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 6 नंबर सवाल को देखिएगा। सही ऑप्शन टिक करोगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? कई बार बता चुके हैं। आप बिल्कुल सही करोगे, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या सही करोगे? एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से कैल्सिफेरॉल। ठीक है? चलिए, आपका अगला नंबर सवाल, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जब तक बाहरी कोई बल न लगाएगा तो इससे भी हम लोग जानते हैं, तो फर्स्ट लॉ कहेंगे। किस नियम को जड़त्व का नियम कहेंगे? प्रथम नियम को। आपके पेपर में पूछेगा कि रॉकेट उड़ता है, जो रॉकेट लॉन्च होता है, वह न्यूटन के किस नियम को पालन करता है? तो तृतीय नियम का। बंदूक से चलाई हुई गोली किस नियम का पालन करता है? तृतीय नियम का। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो पेपर के लिए बहुत जरूरी है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, सही ऑप्शन टिक करोगे। आनुवंशिका का जनक, जेनेटिक्स का फादर किसको कहेंगे? तो गेंगल जॉन मेंडल ऑप्शन को क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो पेपर में आपका सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। ऑक्सीजन कितना? 21। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? सही ऑप्शन टिक करोगे। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा स्टील में होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए। आपका अगला नंबर सवाल है, एंग्स्ट्रॉम किसकी माप का इकाई है? एंग्स्ट्रॉम किसकी माप का इकाई है? मतलब इसको हम लोग किसको मापते हैं? तरंग दैर्ध्य को। किसको मापते हैं? तरंग दैर्ध्य को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही टिक करोगे। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। एक एंग्स्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 होता है। एक एंग्स्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 होता है, आप याद रखोगे। चलिए, साइंस का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? जवाब दीजिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो यहाँ पर ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसे एम्फोथोरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी। ये जो लिखा है एम्फोटेरिक, इसको उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है, इसमें कौन सा है? Na2 नहीं है, ए नहीं होगा। SO2 नहीं होगा। ए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो है ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइंस के भी 13 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। अब आइए हम लोग मैथ के भी प्रश्न को सही करते हैं साथियों। आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, सारे प्रश्नों का। चलिए, साइंस में कितना प्रश्न सही हुआ 12-13 में से, वो भी कमेंट में बताइएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 120 है, तो उस संख्या का क्या होगा? मैथ का सवाल। ऐसा एक सवाल आपके पेपर में बनेगा साथियों। कैसे बनाएंगे? सॉल्व करना सीख जाते हैं। किसी संख्या तो संख्या को मान लेंगे x का 20%, तो 20 बटा क्या कर देंगे? 100 हो जाएगा। 20%, मान लीजिए किसी के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, 20% है, तो आप इसको 20/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 100। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए जरूरी है। बराबर में 120 कह रहा है, बराबर में 120, अब 20 आगे नहीं, अभी बढ़ेंगे। ठीक है, 25 100 जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 600। x बराबर कितना आएगा? 600। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। x बराबर 600। अब देखिएगा, x बराबर 600 आप याद रखिएगा, x बराबर 600। अब कह रहा उस संख्या का, जो संख्या हमारा आया 600, उस संख्या का 120%, तो 120 अब परसेंट कर रहा है, तो मतलब बट्टा में 100 कह रहा है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 12 में 6 से गुना होगा, तो 720 राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही टिक करोगे। ठीक है, फिर से एक बार समझाना चाहते हैं। यदि किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम है, एक्स मान लेंगे, का यहाँ पर कर रहा है, का मतलब गुना 20%, यानी 20/100 बराबर में 120। ठीक है, तो 20 से 120 की तबार में 6 बार में कैसे भी काट सकते हैं, तो
x बराबर कितना आएगा 600। x बराबर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। फिर उस संख्या का 120% कितना होगा, तो 600 और 120% तो 120 बटा क्या होगा 100, ऐसे हो जाएगा ना। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट करेंगे, आपका राइट आंसर कंप्लीट। चलिए आपका अगला नंबर सवाल पैरामीटर से है, आप देखिएगा पैरामीटर से है आप या परिमाप से। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपका जवाब में आना चाहिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस पर अगर आप फिल करोगे तो ये सवाल आपका बन जाएगा। तो ऐसे तो ये जिस सवाल का यहाँ पर सेट में आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अगला नंबर सवाल वर्ग और वर्गमूल से जो आपके चैप्टर में बनेंगे। रूट अंदर 625 और रूट अंदर 441 का मान क्या होगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे में 625 का वर्गमूल कितना होता है, क्योंकि ये वर्गमूल में है तो इसका वर्गमूल 25 होगा। और 441 का कितना होगा 21 होगा। 441 का कितना होगा 21। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। सही ऑप्शन क्या सही टिक करेंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है 12, 15, 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, ऐसा सवाल पूछेगा नहीं। पूछेगा तो ऐसा सवाल पूछेगा 3/4 और 5/6 का एलसीएम बताइए। तो कैसे बताएंगे बताइए। तो ऐसा जब भी सवाल रहे इसको भिन्न का एलसीएम बोलते हैं। तो ऊपर वाला संख्या को एलसीएम निकाल देते हैं और उसका ऑपोजिट नीचे वाला को मसा निकाल देते हैं। ऊपर मतलब लसन निकालने के लिए कहेगा एलसीएम, तो ऊपर वाला को लसन नीचे वाला को मसा, ऐसे होता है। ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों लाभ प्रतिशत से, जो आपके पेपर में बनेगा। एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदकर 600 रुपया में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, बिल्कुल सही करोगे। लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ, तो लाभ निकालेंगे तो यहाँ पर 100 होगा। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है 100। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने। तो लाभ हमारा कितना है 100, लाभ गुने 100, मतलब फिर से आपका 100 होता है। लाभ लाभ हमारा 100 है, 100 होता ही है फॉर्मूला में। लाभ गुना 100 अब बट्टा में क्रयमूल्य, क्रयमूल्य इसका कितना है 500। यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 100 से 500 5 बार में, 5 से 100 कितना बार में 20 बार में। यानी 20% ऑप्शन को क्या करेंगे, बिल्कुल राइट करेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है यदि ए अनुपात बी इतना है तो इतना बराबर क्या होगा। तो ए अनुपात बी है तो 2:3 लिखेंगे, इसको 2/3 लिखेंगे, अनुपात को बटा में इधर 4:5। ठीक है। चलिए यहां से इसको काटेंगे साथियों, काटेंगे, करेंगे सही नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। दो 2 बाई यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, देखिए कैसे कह रहा है, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 2/3 कहेगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर में 4/5, 4/5 तो 2 से 4 कितना बार में 2 बार में कटेगा। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 6:5 यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया साथियों। ठीक है ना, देख लीजिएगा यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लग जाना चाहिए था। देखिए अगर यहाँ पर ए सी निकालना है साथियों, ए सी निकालना है तो ए अनुपात सी है तो इसको A/C लिख सकते हैं, बराबर बराबर A/B, A/B, ए अनुपात बी है तो गुना बी अनुपात सी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, A/B गुना B/C। तो देखिए A/B तो 2/3 हो जाएगा गुना, B/C तो 4/5 हो जाएगा। तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 3 में 5 होगा तो 15, 8:15, 8/15 यानी 8:15। जब भी ऐसा सवाल आए ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ट्रिक। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, जो संख्या एक और अपने आप से कटे। प्राइम नंबर पहला 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा, 11। ये 5 पूछा, 5 हो गया, बट्टा में 5। औसत एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्याओं को ऐड करेंगे। 5 5 10 10 और 7 17, 17 11 कितना हो जाएगा 28 होगा। ठीक है, अब बटा में कितना होगा 5 होगा। ये कटेगा कितना बार में 5.6 बार में। बी ऑप्शन क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। आपका 8 नंबर सवाल है त्रिभुज के 2 कोण इतना और तीसरा कोण ज्ञात करें। तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि तीनों कोण का योग कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस में 45 प्लस में 25 अब बराबर में 180। ये तीनों कोण का योग कितना होता है 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 120 आएगा। 120 बराबर 180 x प्लस, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 180 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। आपका अगला नंबर सवाल है इतना बड़ा का मान किसके बराबर
किसके बराबर है बताइए। तो इसका मान किसके बराबर है? तो जैसे में इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये सूत्र होता है। इधर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हम करते गए हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab और 2ab तो 4ab। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आपका अगला नंबर सवाल है, 10 मीटर प्रति सेकंड को चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 15 गुना 18/5, तो 5 से 15 कितने बार में, 3 बार में, तो 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट आंसर। आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है, देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल क्या आ रहा है साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है और 2 वर्ष 10% की दर से वो राशि ज्ञात करें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करेंगे डायरेक्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लंबा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है और ऐसे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। 5,000 आंसर आप याद रखोगे। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, आज का आखिरी सवाल। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन से आपके पेपर में सवाल बनता है, क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था मेरा सवाल आया था बेलन से। ठीक है, तो देखिएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये आपका बेलन का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसी में आपको सभी को फिल करना है। इसी में सभी को फिल करना है। तो सबसे पहले 2 पाई का मान 22/7 दिया है, वहां पर दिया हुआ है। और आर आर का मान कितना है, 7, बराबर में 7 प्लस में 10, इतना हो जाएगा। देखिए तो इस 7 से 7 आपका कटेगा, 22 दूनी 44, यहाँ पर गुना के रूप में रहेगा। 44 गुना 10 और 7 कितना, 17, 44 गुना 17 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फार्मूला आपके लिए इसके लिए जरूरी है। चलिए, अब आप लोग बताइएगा 50 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तब आपको जाकर ये पुरस्कार मेडल आपके लिए यहाँ पर हम लगाए हैं, कि जिन बच्चों का 40+, ऐसे तो हमने 30 का टारगेट लेकर चला था, लेकिन जिन बच्चों का 40+ प्रश्न सही हुआ है, यह मेडल उनको मिलेगा। तो कमेंट में बताइए किनका किनका प्रश्न सही हुआ। और और बताइएगा कि इस बार का हमारा नारा क्या रहना चाहिए, कि इस बार वर्दी हमारा होगा। इस बार वर्दी क्या होगा, हमारा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।